हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो 50 क्वेश्चंस को लेके आई हूँ जो जिससे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर बन जाएंगे। तो इसे पूरा लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें और एक भी क्वेश्चन मिस न करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एसएससी ने रिपीट किया है, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। तो इसे आप जरूर याद रख लें कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। तो इसे आप ध्यान रखें। अगर ब्लड की हम बात करें तो हमारे ब्लड में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये आप जानते होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का क्या काम होता है, ये हमारी जो भी ऑक्सीजन है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन को ये सर्कुलेट करने पूरे बॉडी में कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करता है। और बात करें अगर प्लेटलेट्स की, तो ये खून का थक्का बनाने में काम आता है। तो इसे आप ध्यान रखें। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और नए रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन का होता है। तो 1 से 4 दिन बाद ये फिर नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने के बाद नई कोशिकाओं का फिर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखें, जो श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें आरबीसी को, तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो जो प्लेटलेट्स है उसको किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान रखें कि श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने देखा लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जानते हैं। और थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोलते हैं। अगर बात करें थ्रोम्बोसाइट की, तो इसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो ध्यान रखें, हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और उसी से जुड़ी हुई एक जिसे पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो उससे जुड़ी हुई जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये हमारे शरीर में ताप नियंत्रक की तरह कार्य करती है। तो इसे आप याद रखें, ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो मनुष्य का जो सर्वदाता मतलब जो सबको दिया जा सके वो कौन सा है, ओ है। तो ध्यान रखिए, जो मनुष्य हैं उनमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। तो अगर बात करें ए की, तो अगर बात करते हैं ओ की, तो ओ क्या है, एक सर्वदाता ब्लड समूह है जो कि सबको दिया जा सकता है। और ए बी की बात करें तो ए बी क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह है जो कि सबसे ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ये कौन सा है, ए बी होता है, जो कि ये सबसे ब्लड को ले सकता है, सारे ब्लड समूह वाले रुधिर से ये ब्लड ले सकता है। अगला देखते हैं, रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर मापने की जो यंत्र है वो कौन सा होता है। तो ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, तो ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। उसका नाम क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसे आप याद रख लें, स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी को नापा जाता है। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, जो स्प्लीन होता है इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। अगर पूछा जाए आरबीसी का कब्रिस्तान तो किसे कहते हैं, स्प्लीन को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखें, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से प्रारंभ होता है। कैसे, देखिए हमारे लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, हमारे लार में टाइलिन होता है जो कि किसका पाचन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना शुरू कर देता है।
तो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो ध्यान रखें, जो पचे हुए भोजन होते हैं शरीर में, उसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जो छोटी आंत होती है हमारी, तो जब खाने को पचा दिया जाता है तो उससे खून में जो मतलब ब्लड पाइपों में खाने को पहुँचाना ही अवशोषण है। इसी ये जो क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो होता है वो कहाँ से बनता है? ध्यान रखें, पित्त एक क्षारीय द्रव होता है। ये हमारे यकृत से बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है और पित्ताशय में आकर के क्या होता है? स्टोर होता है। तो ध्यान रखें, पित्ताशय में स्टोर होता है, लेकिन बनता कहाँ पे है? यकृत में है। और इसमें कौन से 2 पिगमेंट पाए जाते हैं अगर पूछा जाए तो इसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम की 2 पिगमेंट पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए संचित होता है। तो ध्यान रखिए, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन इसका रासायनिक नेम है। इसका मैंने ट्रिक भी दिया है, तो ट्रिक से आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखें, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी है? लिवर है। लिवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पूछा जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारा स्किन जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर पूछा जाए ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसे आप ध्यान रखें। और हड्डियों में पूछा जाए तो सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। तो इसे आप ध्यान रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि। देखिए, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि से हिंदी में बोलते हैं। तो याद रखें, इंग्लिश में से पिट्यूटरी बोलते हैं और हिंदी में से पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके साथ कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है? तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये इसी के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जो हमारे चेस्ट पार्ट पे जो बोन्स पाई जाती है, जो हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें पसलियां कहते हैं। ये हमारे शरीर में कुल 12 जोड़ी पाई जाती हैं और इनके कार्य क्या होते हैं? ये हमारे हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखें, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है एक वयस्क मनुष्य में। वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन अगर बात करें हम बच्चों में, तो बच्चों में कुल 300 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है। तो इसे आप ध्यान रखें, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ध्यान रखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो मीठी चीज़ें होती हैं, खाना खाते समय हमें चीज़ें जब हम उसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं तो वो मीठी लगने लगती हैं, मीन्स वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिए, जो पुरुष क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे लिंग निर्धारण होता है। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारे जो मनुष्य हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स एक कोशिका में पाई जाती है। एक कोशिका में कुल 46 क्रोमोसोम पाई जाती है। और एक बच्चे की बात करें तो बच्चे में 23 क्रोमोसोम पिता से आता है और 23 क्रोमोसोम माता से आता है। जो ये 23 क्रोमोसोम हैं, ध्यान रखें कि इनके लास्ट क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? अगर पिता की बात करें तो 22 प्लस एक्स वाई होता है और माता में क्या होता है? एक्स होता है। तो ये जो वाई आता है तो लड़का होता है, और सिर्फ अगर पिता से एक्स आता है तो क्या होता है? वो लड़की पैदा लेती है। तो ध्यान रखें, तो लिंग निर्धारण कहाँ से हो रही है? पिता से ही होता है, मतलब पुरुष क्रोमोसोम से ही लिंग निर्धारण होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का हृदय होता है। देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, मनुष्य में शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। तो सॉरी, यहाँ पे शरीर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोशिका होने चाहिए। मनुष्य के हर कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, 46 गुणसूत्र मनुष्य की हर कोशिका में पाए जाते हैं। और इनमें लगे हुए जीन, इस पे जो जीन लगे हुए हैं, यही हमारी आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ये मैंने बताया ये भी, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सी है, हमारी त्वचा होती है। हमारे स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है हमारी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ध्यान रखें, शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, तो ध्यान रखें शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। और ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं, देखिए ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये मिल करके ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक अमीनो अम्ल आपस में किससे बंधे होते हैं, तो ध्यान रखिए इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कौन स बंध का नाम होता है, पेप्टाइड बंध। इसका नाम क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है। तो इसे आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में प्रतिदिन मूत्र का निर्माण होता है, तो जो हमारे शरीर में मूत्र बनता है वो कितना बनता है, तो प्रतिदिन 1.5 लीटर तक की यूरिन हमारे शरीर में बनता है। तो इससे आप ध्यान रखें। और कहाँ बनता है, तो हमारी किडनी में ये फिल्टर होकर के बनता है। तो हमारी जो किडनी है, वृक्क जिसको वृक्क बोलते हैं हिंदी में, इसमें हमारा क्या होता है, यूरिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र दुर्गंध देता है, जो यूरिन होता है उसमें से जो दुर्गंध आता है वो किसकी वजह से आता है, तो उसमें यूरिया होता है जिसकी वजह से ये जो स्मेल आता है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इस जो यूरिन होता है ये ध्यान रखें ये अम्लीय होता है और इसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। जब भी पीएच 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है और जब 7 पे होता है तो वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ध्यान रखें जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, अब वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जब आप इसमें 37 डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है, सेल्सियस में होता है, और इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो अबाउट कितना आ जाएगा, 310 केल्विन होता है। तो जब भी केल्विन में चीज़ों को बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेल्सियस में 273 प्लस कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी जो भी सेल्सियस में मान दिया गया वो केल्विन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ध्यान रखें हमारे शरीर में जो हमारा पैर होता है, पैरों में 2 हड्डियाँ टीबिया और फिबुला पाई जाती है घुटने के नीचे। इसको हम क्या कहते हैं, टीबिया और फिबुला नाम से जानते हैं। तो टीबिया कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। और हाथों की हड्डियों को क्या बोलते हैं, अल्ना और रेडियस। और कोहनी से लेकर के कंधे तक की हड्डी को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। तो इसे आप ध्यान रखें। और हाथ की और हड्डियों को क्या बोलते हैं, अल्ना और रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो ध्यान रखिए दांतों और हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो इससे आप याद रखें, कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। तो रुधिर को थक्का जमाने में जो हमारी ब्लड की 3 कोशिकाएं मैंने बताएं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तो उसमें से लास्ट का प्लेटलेट्स है, ये ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होता है। और जब किसी भी इंसान का ब्लड रुकता नहीं है तो उसे हीमोफीलिया नामक आनुवांशिक रोग हो सकता है। तो इसे आप ध्यान रखें। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनाने का, हमारे जो खून अगर कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ खून का क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद थक्का जम जाता है। तो उसे इसको बनाने का कौन काम करता है, प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। देखिए थ्रोम्बस का मतलब होता है गांठ, जो कि ये जो थक्का बना देता है तो गांठ नुमा रचने का निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो ध्यान दें, जो फ्रेनोलॉजी जो है ये मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो हमारे श्वसन में देखिए सिर्फ ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, जब बल्कि हमारे जो गैस हैं अगल बगल वो क्या हैं, गैसों के मिश्रण हैं। तो हम सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस को श्वसन के दौरान लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन ही एंटर कर पाती है। तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन को हम सबसे ज़्यादा लेते हैं। जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो ध्यान रखिए एक जो जीव है उसका नाम क्या है, साइकस है। इसको जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो जल में मरकरी के प्रदूषण से, जब हमारे जल जो हम जल पी रहे हैं उसमें क्या हो जाता है, मरकरी का प्रदूषण हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको मिनी माता रोग उससे हो जाता है, तो इसे आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको किस नाम से जानते हैं, डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन संबंधी सारी जो भी ज्ञान लिए जाते हैं वो डर्मेटोलॉजी नामक विषय के अध्ययन से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो कीड़ों के अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। तो ध्यान रखें, पित्त जो होता है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है, लीवर के द्वारा, मतलब हमारी यकृत के द्वारा, और स्टोर किस में होता है, पित्ताशय में ये जा करके स्टोर हो जाता है। पित्ताशय जो होता है हमारा वो लीवर के नीचे ही ज्वाइंट होता है, तो ये पित्ताशय में जा करके स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, स्प्लीन जो होता है वो रुधिर बैंक का काम करता है। और पूछा जाए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसी को कहते हैं। और आरबीसी या किसी भी ब्लड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो जो हमारी लंबी हड्डियाँ होती हैं उसमें उपस्थित अस्थि मज्जा में हमारी इन ब्लड का निर्माण होता है। पूछा जाए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है। देखिए, ये जो हमारा ब्लड है वो लाल रंग किस वजह से दिखता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, लाल होता है। तो अगर बात करें तो ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, तो एचबी जो होता है हीमोग्लोबिन, ये काम क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुँचाने का काम करता है। तो इसे आप याद रखें, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो मैंने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लाल रंग प्रदान करता है। अगर पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो आप ध्यान रखें, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसे आप याद रखें। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ध्यान रखिए, जो हमारा ब्लड होता है उसमें हिपैरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिपैरिन, जिसकी वजह से खून जमता नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे बगल में शादी है एक्चुअली, तो वो गाना बहुत तेज़ बजा रहे हैं, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। बट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो ध्यान रखें, लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं इसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप होता है। ध्यान रखिए, लिम्फोसाइट क्या होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, ये WBC के पार्ट होती हैं, T4 लिम्फोसाइट और B4 लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये क्या काम करती हैं, बाहर से आने वाली जो हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं होती हैं, मतलब कोई सूक्ष्म जीव जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, उनको मारने का काम ये करती हैं, मतलब ये प्रतिरक्षा तंत्र में सहयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। तो ये मैंने जैसे पहले भी बताया, लाल रक्त कणिकाओं का जो शमशान होता है, कब्रिस्तान या शमशान, वो प्लीहा को, स्प्लीन को ही कहा जाता है। तो इससे आप ध्यान रखें, वर्ल्ड बैंक भी इसी को कहते हैं, तो इसे आप याद रखें। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रख लें, और SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। ध्यान रखिए, जो क्रेब्स चक्र होता है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, पायरुविक अम्ल का निर्माण ग्लाइकोलिसिस में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो श्वसन की एक पहली प्रक्रिया होती है, उसमें पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसे आप ध्यान रखें, ये किस में होता है, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप कट कर दें। और जब पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है, तब कोई भी पदार्थ, ये पायरुविक अम्ल जो है, पायरुवेट या पायरुविक अम्ल, ये किस में इंटर करता है, क्रेब्स चक्र में इंटर कर जाता है। और क्रेब्स चक्र में एक चक्र के रूप में ATP और ADP या एनर्जी कॉइन्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव यकृत में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो ये पहले हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन कौन सा था, तो जो पित्त रस होता है उसका निर्माण भी कहाँ होता है, यकृत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ध्यान रखें, जहाँ पे यूरिन का निर्माण होता है, मतलब हमारी किडनी में, वृक्कों में अशुद्धियाँ जो होती हैं वो छन जाती हैं। और अगर पूछा जाए वृक्कों की इकाई यूनिट कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो इसे आप ध्यान रखें, नेफ्रॉन जो होती है वो वृक्क की इकाई कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ध्यान रखिए, जो हमारी श्वसन की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, क्योंकि इस यहाँ पे एटीपी और एडीपी का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में करता क्या है? तो हमारे ग्लूकोज जो C6H12O6 जो कि हमारे खाने से हमें पाचन के दौरान मिला हुआ है, इससे ऑक्सीजन जुड़ करके, इसे ब्रेक करके एटीपी का निर्माण करता है। तो एटीपी का निर्माण करना ही प्रक्रिया श्वसन का मेन काम होता है। और ध्यान रखें, श्वसन में 3 प्रक्रियाओं से होकर के श्वसन गुजरता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा क्या है? ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे होकर के हमारा श्वसन 3 भाग में गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त का जो RBC है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जो कि हमारी लंबी बोन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ईजी भी हैं, तो आप इसे याद रख लें। और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।